और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। शाम से पेशखेमा साबित हो सकता है। अमेरिका ने दाइश के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारी खत्म मानते हुए अब इससे निपटने का जिम्मा इलाकाई ताकतों के हवाले कर दिया है। और इलाके की हालत यह है कि एक तरफ शाम तुर्की सरहद पर कशीदगी है, तो वहीं दूसरी जानिब एसडीएफ इमदाद के लिए अब यूरोपियन ममालिक की तरफ देख रहा है। नई डेवलपमेंट यह है कि तुर्की सदर एर्दोगान ने अपने अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप को अंकारा आने की दावत दी है और इसकी जानकारी व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने भी दी। हालांकि दौरे के हवाले से कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन बयान के मुताबिक मुमकिना मीटिंग को लेकर के अमेरिकी सदर किसी तरह के तहफ्फुजात का इजहार नहीं किए हैं और मौजूदा मंजरनामे और मुमकिना मीटिंग काफी अहमियत की हामिल हो सकती है। और एसडीएफ को लेकर के तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। और इसके अलावा सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल और मजहबी रहनुमा गुलेन के हवालगी का मामला दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा यह खबर है कि अमेरिकी फौज के सीनियर अहलकार इस हफ्ते तुर्की का दौरा करने वाले हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दौरान अमेरिकी फौज की वापसी को लेकर के बातचीत होगी। आपको बता दें कि शाम से अमेरिकी फौज की वापसी के ऐलान को लेकर के सियासी हलकों के अंदर तरह तरह की चर्चाएं गर्म हैं और ऐलान के बाद यह कहा गया है कि इस बारे में ट्रंप और एर्दोगान के दरमियान पहले ही बात हो चुकी थी। तुर्की ने फैसले का जिस तरह से इस्तकबाल किया उससे भी इन चर्चाओं को हवा मिली। हालांकि वाशिंगटन इसकी तरदीद करते हुए इस किस्म की खबरों को कयास आराइयां करार दे चुका है और फौज के आला वफ्द के इस दौरे को अमेरिकी सदर के मुमकिना दौरे की तैयारी भी माना जा रहा है। जराये के मुताबिक मीटिंग के दौरान खाशोगी और फतेहुल्लाह गुलेन के मुद्दे पर कोई बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है और इस मुद्दे पर जहां ट्रंप इंतजामिया सऊदी हुकूमत और मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ा है, तो तुर्की इस पूरे मामले को आलमी सतह पर उठा करके सऊदी अरब को घेरने की कोशिश कर रहा है। गुलेन के हवालगी के लिए भी अमेरिका तैयार नहीं है और इस मामले में भी तुर्की की तरफ से बयान जारी कर ट्रंप की जानिब से मुस्बत इशारा दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस खबर की भी तरदीद कर दी थी। उधर तुर्की ने इस अज़्म का आधा किया है कि अमेरिकी फौज की वापसी से खित्ते में दाइश के खिलाफ जारी जंग सुस्त नहीं पड़ेगी और सदर एर्दोगान के तर्जुमान इब्राहिम कालिन ने साफियों से बात करते हुए कहा कि मंजिब और उसके आसपास के इलाकों में तुर्की हामी फोर्सेस पूरी शिद्दत से दाइश का मुकाबला करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि दाइश के खिलाफ जारी मुहिम किसी तरह का तातुल नहीं आने दिया जाएगा और हालांकि उनका यह मानना है कि अमेरिकी फौज के इनखला का दाइश पर असर पड़ेगा और ये पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान लंबी बातचीत हुई थी। इसमें सिफारती और फौजी सतह पर दोनों लीडरान ने मिलकर के काम करने पर रजामंदी जाहिर की थी। इस हवाले से तुर्की ने रूस के साथ ही ताउन करने का इशारा दिया। वाज़ेह हो कि दोनों मुल्क ने गुज़िश्ता सितंबर में इदलिब को गैर फौजी इलाका बनाने पर इत्तेफाक कर लिया था। दाइश के खिलाफ जंग में वापसी का रखने और रुकावट का सवाल ही नहीं है। हमने दाइश के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर पहले भी जंग की है। हम उसी शिद्दत के साथ इसे अब भी जारी रखेंगे। इधर अमेरिकी फौज की शाम से वापसी का ऐलान और तुर्की फौज की पेशरफ्त, इन दोनों सूरत हाल ने कुर्दिश जंगजू आइंदा की हिकमत अमली को लेकर के पशोपेश का शिकार हो रहे हैं और दाखिली सलामती को लेकर के वो फिक्रमंद भी हैं। और यही वजह है कि कुर्द मिलिशिया के तर्जुमान उन ममालिक के लीडरान से मिल रहे हैं जो अमेरिकी सदर के फैसले के खिलाफ हैं। खबर है कि कुर्द जंगजुओं के एक नुमाइंदे ने गुज़िश्ता जुमे को दरियाए फरात के मशरिकी किनारे पर फ्रांसीसी सदर के मुशीर से मुलाकात की।
वाज़ेह हो कि 2 रोज कबल फ्रांसीसी सदर ने चाड के दौरे के दौरान अमेरिकी फौज की वापसी और उसकी मुखालिफत करने पर साबिक अमेरिकी वजीर दिफा के इस्तीफे देने पर अफसोस व मायूसी का इजहार किया था। जरा के मुताबिक सदर के नुमाइंदे ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को पूरी हिमायत का यकीन दिलाया है, लेकिन एसडीएफ की जानिब से फ्रांस से इमदाद तलब करने को सियासी मुबस्सिरीन सही स्ट्रेटजी नहीं मानते। उनका कहना है कि एसडीएफ को शाम की मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करते हुए सदर बशारुल असद में मदद तलब करनी चाहिए और उनका यह मानना है कि कुर्दों के समाजी और सकाफती माबैन बाहमी तजात का मगरिबी ममालिक फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। They are not one body that can have negotiations. They have so many political parties, so many ideologies. So when we talk about Kurds, we can't talk about a nation or political body that it's leading these negotiations. Kurds means that we are talking about so many sometimes opposite political parties. इधर अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के चीफ पैट्रिक कॉमर्ट ने साहिली शहर अल हुदीदा का दौरा करके हालात का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मेन बंदरगाह और उसके आसपास के इलाकों के अलावा शहर के हसास तरीन मकामात का भी मुआयना किया। 50 स्ट्रीट, सना स्ट्रीट और 7 जुलाई के नाम से मशहूर इन इलाकों को फ्रंटियर एरिया भी कहा जाता है। शहर के मशरिकी और जुनूबी सिमत में वाक़े इस इलाके में ही असल जंग छिड़ी हुई थी और इस दौरान मिशन के दीगर अहलकारों के अलावा हुकूमत और होसी ग्रुप के नुमाइंदगान भी उनके हमराह थे। वाज़ेह हो कि इस मिशन की तकर्रुरी अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से हुई है। इसके ज़िम्मे दोनों फरीकैन के माबैन हुए समझौते पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है और इस मौके पर उन्होंने दोनों ग्रुपों से बाहमी एतमाद पैदा करने और साथ ही समझौते की तमाम शिक पर ईमानदारी से अमल करने की अपील की। उन्होंने दोनों ग्रुप को मुतनब्बे भी किया कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी से हालात दोबारा खराब हो सकते हैं। If you read the agreement, the timelines are very tight. That means that the ceasefire started on the 18th of December at midnight, which is extremely important that both sides are holding that and that both sides show not the blame you and he blames him and everybody blames everybody. Breaking a ceasefire is going back and not forward. बढ़ते आगे, इसराइल में आम इंतखाबात अब नवंबर की बजाय अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होंगे और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत वाले मुत्तहिदा महाज ने मुत्तफ़िका तौर पर पार्लियामेंट को तहलील कर नए इंतखाबात का फैसला किया। पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मजहबियत व कौम परस्ती की बुनियाद पर अवाम की हिमायत हासिल की जाएगी। वक्त से पहले इंतखाबात कराने की वजह वजीर आजम पर लगे बदउनवानी के इल्जामात और वो बिल है जिसमें कदामत व रवायत पसंद यहूदियों के खुसूसी अख्तियारात को खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई थी। इस फैसले का आलमी मार्केट में भी मनफी असर पड़ा है और अवामी और सियासी हलकों में पार्लियामेंट तहलील कर नए इंतखाबात कराने के फैसले से ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। बदउनवानी के मामले में इस हफ्ते फैसला आने की उम्मीद भी की जा रही थी, लेकिन अब इसे मौखर कर दिया गया है। वजीर आजम के इस फैसले को लेकर के तेल अवीव में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। वहीं PLO का यह कहना है कि यह फैसला शिद्दत पसंदों की शह पर किया गया है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू हुकूमत को तहलील करना दाएं बाजू की जमातों की हिकमत अमली का हिस्सा है ताकि नाजायज कब्जे के मौक़िफ़ को सख्त किया जा सके। फिलिस्तीन के खिलाफ इनके जारहाना अज़ाइम में मजीद इजाफा होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में 3 खुदकश हमलावरों ने वजारत खारजा के सदर दफ्तर में हमला कर खुद को बम से उड़ा लिया। इमारत में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक हमले में 3 अफराद हलाक हो गए जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि महकमा सेहत की जानिब से जारी बयान में 9 अफराद के जख्मी होने और 1 शख्स के हलाक होने की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि हमलावरों की तादाद 3 थी और उनका ताल्लुक दाइश से था।
इसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड से मुकाबला करते हुए हलाक हुआ, जबकि बाकी 2 ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले के बाद इमारत से गहरे और काले धुएं भी उठते हुए दिखाई दिए। हिफाजती दस्तों की मदद से जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उधर शुमाली इराक के तल अफार में कार बम धमाके में 2 शख्स हलाक हो गए, जबकि 11 अफराद जख्मी हुए हैं। मोसुल से करीब 80 किलोमीटर की मगरिब की जानिब वाक़ई यह इलाका कभी दाइश का मजबूत गढ़ माना जाता था और मसलकी इख्तलाफात के सबब इस इलाके में हमेशा कशीदगी और पुरतशद्दुद हमले होते रहे हैं। उधर पीर की शाम काबुल में हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद 29 पहुंच गई है। हमले में 20 अफराद जख्मी हुए हैं और अफगान हुक्काम के मुताबिक कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। आपको बता दें कि एक नामालूम खुदकश हमलावर ने काबुल में वाक़े एक सरकारी इमारत पर धमाकाखेज अशिया से भरी एक गाड़ी को इमारत से टकरा दिया। उसके बाद हमलावर के साथ इमारत के अंदर घुस गए और फायरिंग भी शुरू कर दी। इमारत में माजूर अफराद और तसादुम में हलाक हुए लोगों के खानदान से मुतालिक महकमों के ऑफिस हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक इमारत के अंदर तकरीबन 7 घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेज और हमलावरों के बीच मुकाबला होता रहा। अभी तक इस हमले की किसी तंजीम ने जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी तालिबान या फिर दाइश के शिद्दत पसंद लिया करते हैं। मगरबी इंडोनेशिया के आबनाए सांडा में गुज़िश्ता शनिचर को आई सुनामी से मुतासर लोगों को निकालने का भी काम लगातार चौथे दिन भी जारी रहा और मलबे से कई मजीद लाशें निकाली गईं। इस तरह जख्मियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। शनिचर को आई सुनामी से अब तक 429 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद तकरीबन 1,500 के करीब पहुंच चुकी है। इमदाद रसानी के काम में फौज, पुलिस, इंतजामिया और मकामी रजाकारों के अलावा रेड क्रॉस की टीम भी लगी हुई है। पिंडेग्लान और सेरोंग जिले में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाके भी सुनामी की नजर हो चुके हैं। अभी 5 से 6 हज़ार के दरमियान लोग पनाहगुजीन कैंपों में रह रहे हैं। हमें आज फौज और पुलिस से मदद मिली। हमें एक बच्चा मिला जिसे अस्पताल भेज दिया गया। लहरें अचानक उठी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गए। मेरा भाई और उसके बच्चे ने कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी बीवी लापता है। हम इतवार से उसे तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। इधर सुनामी के बाद मूसलाधार बारिश ने मुतासरा इलाकों के बाशिंदों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। वाज़ेह हो कि महकमा मौसमियात ने पहले ही तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया था और उमूमन समुद्री तूफान के बाद बारिश के आसार बढ़ जाते हैं। बारिश से लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। इन इलाकों में मछली का कारोबार ही माश का अहम जरिया है और तबाही के बाद लोगों के पास आमदनी का इकलौता जरिया मछली, फल और ज़रूरियात ज़िंदगी की फरोख्त पर ही एक तरह से मुनहसर हो गया है। हालांकि रिहायशी इलाकों की तबाही के सबब ज़्यादातर लोग पनाहगुज़ीन कैंपों में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत मुनाफे की जो उम्मीद थी वो बारिश ने तोड़ दी। मुतासरीन की बाज़ाबातकारी और राहत रसानी के लिए आबनाए सूंडा में बड़े पैमाने पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। यहाँ पर लोगों को खाने पीने की अशिया के साथ साथ दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी फराहम की जा रही हैं। जो लोग ज़्यादा ज़ख्मी हैं उन्हें मेडिकल सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मलबे से मिली लाशों को शिनाख्त के लिए पुलिस इंतज़ामिया को सौंपा जा रहा है। मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक रिलीफ सेंटर आइंदा अहकामात तक कायम रहेंगे। जानी नुकसान के साथ साथ सुनामी से बड़े पैमाने पर लोगों को माली नुकसानात का भी सामना करना पड़ रहा है। इंडोनेशिया में सुनामी से आई तबाही के पेश नज़र आलमी सतह पर इमदाद की पेशकश की जा रही है। कई सरबराहान मुल्क ने इंडोनेशिया के सदर को पैगाम भेज करके अपने रंज और गम का और यकजहती का इजहार किया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि सुनामी से हुई हलाकत से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। हुकूमत और आवाम की जानिब से तजारती ताज़ियत पेश करते हुए उन्होंने सोगवार अहले खाना के तई हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की भी दुआएं की।
आज पूरी दुनिया में एक त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। बता दें कि बड़े सगीर समेत यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस मौके पर खुसूसी दुआओं और तकरीबात का इनेकाद किया गया। जी हाँ, बात क्रिसमस की हो रही है। क्रिसमस के मौके पर रोमन कैथोलिक मसलक के पेशरवा पोप फ्रांसिस ने इंसानी सतह पर लोगों से मसावात और भाईचारगी को फरोग देने पर जोर दिया। क्रिसमस की शाम पर अपने खिताब में उन्होंने तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक पर जोर दिया कि मादियत पसंदी को, तर्क को, सीधी सादी जिंदगी गुजारें। क्रिसमस के मौके पर होने वाले पापाए रोम के रवायती खुतबे में तकरीबन 10,000 अकीदतमंदों ने शिरकत की। अपने खुतबे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए लोगों से लालच, हिर्स, हसद और खुदगर्जी और ऐश पसंदी को तर्क करने की उन्होंने नसीहत दी। इधर फ्रांस में क्रिसमस के मौके पर भी एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला दिखाई दे रहा है। और एक तरफ जहां आधी रात को पेरिस की सड़कों पर लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे थे, वहीं येलो वेस्ट के 2 दर्जन से ज्यादा लोग सदारती महल के सामने एहतजाज और मुजाहिरा कर रहे थे। मुजाहिरीन सदर मैक्रों के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरे के अंदेशे के पेश नज़र आर्क डी ट्रिम्प के करीब सिक्योरिटी गार्ड का सख्त पहरा लगा हुआ था। गुज़िश्ता दिनों आवाम की नाराजगी को ख़त्म करने के लिए फ्रांसीसी सदर ने कई ऐलानात किए थे, लेकिन मुजाहिरीन उनके इस्तीफे के मुतालबे पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो वीकेंड के अलावा अब आम दिनों में भी सदारती महल के सामने मुजाहिरा करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बर्रे अज़्म में क्रिसमस मनाने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। पूरी दुनिया से सबसे पहले यहीं पर इसकी तकरीबात का आगाज होता है। सिडनी के मशहूर और मारूफ बांटी बीच पर क्रिसमस के मौके पर मुल्की और गैर मुल्की लोगों का बड़ा हुजूम होता है। लोग अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं। सेंटा हैट पहने हुए लोग जगह जगह पर फोटो खिंचवाते दिखाई देते हैं। क्रिसमस ट्री के पास भी ऐसे ही मंजर दिखाई देते हैं। समुद्री इलाके पर भारी रश को देखते हुए सिक्योरिटी के भी खास इंतजामात किए जाते हैं। माहिर तैराकों का एक दस्ता भी हर वक्त यहाँ पर तैनात होता है। लाइफ गार्ड्स के लिए क्रिसमस का दिन साल का सबसे मसरूफ तरीन दिन साबित होता है। इधर पाकिस्तान में भी क्रिसमस के मौके पर गिरजा घरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। कराची में सेंट्रल ब्रुक्स मेमोरियल चर्च में पादरी रियाज मसीह की क़यादत में दुआएं तकरीब का एहतमाम किया गया। क्रिसमस के दरमियानी रात में मुनक्किद तकरीब में सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस दौरान चर्च के आसपास सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। अकीदतमंदों को तलाशी के बाद ही चर्च में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही थी। वाज़ेह हो कि पाकिस्तान में चर्चों को भी दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाया जाता रहा है। गुज़िश्ता साल क्वेटा में चर्च पर हुए हमले में 9 अफराद हलाक हुए थे। इसी तरह 2015 में लाहौर चर्च में तालिबान के हमले में 15 लोग हलाक हुए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा ईसाई आबाद हैं। यह पाकिस्तान की कुल आबादी का 2% है। आज दुनिया भर में अमन, सुलह, सलामती का पैगाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में हमें खुदा ने इसलिए रखा है ताकि इस मुल्क के लिए हम दुआ करें, हुकूमत के लिए दुआ करें। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी और अमन कायम हो। और वर्ल्ड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।